प्रश्नावली 3.2 कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। इस पूरी प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि लगेगी, और अगर दूसरी विधि लगेगी तो वो हमारी ग्राफी विधि ही लगेगी, अभी विलोपन विधि नहीं लगेगी। विलोपन विधि हमारी 3.3 में लगेगी। ठीक, तो देखो जैसे हमारे पास रैखिक समीकरण योग में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्या है बोलना जरा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा इसका युग्म क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास बड़ा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया है। हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y के मान निकालने हैं। ठीक, चलो करते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, पहले वही बेटा, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 बनाते हैं। अगर कुछ कॉमन आया तो ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं ऐसे। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसको। ठीक है, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2 इसको बनाएंगे। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि हमने इन दोनों में से कोई एक समीकरण पकड़नी है, और उसमें से या x का मान बनाओ या y का मान बनाओ, है ना। अब जो तुमने x का मान बनाया उसको समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी वाली समीकरण बढ़िया लगे तुम्हें। और ये वाली थोड़ा ठीक लगे, नीचे वाली, है ना, जिसमें थोड़ा वैल्यू भी कम दिखी, उसी को लेना है। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब जिससे हमने ये बनाया उसमें ये x की वैल्यू नहीं रखनी, उसमें रखनी जिससे नहीं बनाया, यानी कि समीकरण 2 लिए ना हमने, उससे बनाया ये वाले समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 से जो x का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का यह मान, या समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस नहीं सॉरी 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई एक्स की जगह ये रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी खोल देंगे ब्रैकेट, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस 4 को चाहो उधर लेके जाओ, तो यहाँ कितने वाई बचेंगे, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10/2, ये कितने टाइम कटेगा 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, इसको समीकरण नंबर 3 में रखना है जहाँ पर x बराबर बना रखा है, क्योंकि यहाँ से बड़ा आसान है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर लिखेंगे बड़ा y का यह मान समीकरण नंबर कौन सी, हाँ समीकरण 3 में रखने पर, क्यों रखेंगे, हाँ x की वैल्यू निकालने के लिए। समीकरण 3 का ये है, यहाँ पर x बराबर
4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, ये है ना। तो यहां से x का मान कितना आ गया 9 आ गया। हमने क्या करना था, इसको हल करना था, यानी x और y के मान निकालने थे। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया भाई, x बराबर आया 9 और y बराबर आया 5। ये हमारा हल है, ऐसा निकालना है, ऐसी होती प्रतिस्थापन विधि। उतारो। तो देखो बेटा, यानी कि जो हमारी ग्राफीय विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, अलग तो नहीं है उनमें खास, है ना। देखो भाई, ग्राफीय विधि में भी हम क्या करते हैं, जो भी दो रैखिक समीकरण योग में दी हुई थी, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उनको एक को देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं और एक को समीकरण नंबर 2। बस इसमें अलग क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो हमें आसान लगती है, या दोनों में से किसी को भी उठा लो, ऐसा जरूर नहीं कि जो आसान लगती है, किसी एक को भी उठाओ, वहां से एक्स का या वाई का मान बनाओ। अब जो वहां से एक्स या वाई का मान बनेगा उसको समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिस समीकरण से तुमने ये समीकरण 3 बनाई उसमें नहीं रखेंगे, बल्कि किसमें रखेंगे, दूसरी वाली में। देखो समीकरण 2 से बनाई ना ये, तो समीकरण 1 में रखना है, यहाँ से मान देखो रख दिया। ऐसे में क्या होगा, जब x का मान बनाया तो y का मान निकल आएगा। अब जो ये y का मान है ये इस समीकरण में रख दें, और x और y का ये तो मान निकालना, हल करना है उसको, मतलब x और y के मान निकालना है। एक और करते हैं, फिर आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी यही काम, स्टार्टिंग का प्रोसेस सबका वही है, समीकरण 1 बनाना, समीकरण 2 बनाना, लेकिन नाम से ही पता चलता है। जो प्रतिस्थापन का मतलब एक तरफ से सब चीजें दूसरी तरफ जाओ तो किसी एक चर का मान बन जाएगा, है ना। वही होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करना। बताओ दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। हाँ, और दूसरा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। चलो करते हैं, पहली वाली को तो बना दो डायरेक्ट समीकरण नंबर 1। क्यों, कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा पहले वाले में। बस दूसरे वाले में क्या है, जो ये बट्टे में दिख रहे हैं ना 3 2, ये हटाने में, तो एक बार 3 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इधर भी इधर भी, फिर 2 से भी करेंगे क्योंकि 2 को भी हटाना है। तो यानी कि 3 से भी किया, 2 से भी किया, 3 दूनी 6, डायरेक्ट 6 से कर लो। तो क्यों नहीं 6 से कर दे डायरेक्ट, ठीक है कर लो। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो किससे कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करो, किससे करेंगे 6 से। अब क्या हो, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s अपॉन का कट गया, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बन गया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा कॉमन, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब बताओ कौन सी पकड़े, हाँ एक वाली थोड़ा आसान लग रही, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पकड़ो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ध्यान देना, s बनाओगे तो ऐसा स्मॉल वाला s बनाना, ऐसा वाला s मत बनाना, क्योंकि ये कभी कभार क्या है, ये 5 नजर आता है, ठीक है। अब यहां से बताओ s का मान बनाए, s का मान बना लेते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। कहाँ रखेंगे इसको, हाँ समीकरण 3 से s का यह मान
समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ है समीकरण 2? ये है, रखते हैं इसमें। हमने s का मान बनाया तो यानी कि यहाँ पर जो 2 इंटू एस की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ में एक बार 3 से कर दो, एक बार t से, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t, क्या 2t 22t इज इक्वल टू 36 हो गया। तो ये हो गया 6 को इधर लेके चलो, लेके जाओ। तो यहाँ पर कितने टी हो गए 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू कितना 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 होता है 30। हाँ, यहाँ से हमारे पास क्या है t इज इक्वल टू आ गया 6। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। देखिए बेटा, t का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो 3 में। कहाँ है 3? ये s इज इक्वल टू 3 प्लस, हाँ t की वैल्यू है 6, तो s का मान कितना आ गया 9, यानी कि फाइनल आंसर है हमारे पास t इज इक्वल टू आया कितना 6 और s इज इक्वल टू 9। यही हमारे पास इन दोनों समीकरणों का हल है। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि। तीसरी पहले का तीसरा बेटा खुद करेंगे या चौथा वाला बता रहा हूँ। ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू है 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना है 2.3। अच्छे खासे लोग इसको देख करके डर जाते हैं। पॉइंट देख कर डर लगता है, लगता है भाई? हाँ जी, नहीं लगता? डर नहीं लगता? हाँ, नहीं लगना चाहिए डर। चलो करते हैं बेटा सॉल्यूशन। भाई डरना क्यों, जब हमें मेथड आ गया, जो पॉइंट लगा उसको हटा दो, है ना। 10 से भाग दे देंगे नीचे, 10 से भाग देंगे, फिर वो कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। चलो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू है 1.3। पॉइंट हटाओ तो अपॉन में क्या आएगा 10, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 2x अपॉन 10, ऐसा हो जाए ना, प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब क्या होगा इन 10 का, भाई इधर से कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, और इधर ये 10 है तो ये कट जाएगा। देख लो 1 अपॉन 10 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इधर क्या है 13 अपॉन 10। अब ये अगर यहाँ से इधर जाएगी तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो क्यों नहीं यहीं पर काट दो, जब वहां पर भी कटेगा।
तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कॉमन आ रहा नहीं आ रहा तो इक्वेशन नंबर 1 अब बनाओ। अब ऐसा है बेटा, इस नीचे वाले को पकड़ेंगे, इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू है 2.3 कर दे अपॉन में 10, और यहाँ दिखा देंगे कि भाई हमने क्या, इसको हटा दिया, हमने इसको पीछे ले गए एक डिजिट पीछे। तो ये कितना हो गया, अब 4x अपॉन 10 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। सीधा लिख दूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, हाँ अब समझ गए, यानी कि 10 कॉमन आएगा तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समीकरण नंबर 2 ये हो। अब दोनों में से जो तुम्हें इजी लगती, जहाँ से मतलब x का या y का मान बनाना आसान है वो वाले पकड़ेंगे। तो कौन सी वाला आसान है, इसी को ये पकड़ेंगे, है ना। तो पकड़ो समीकरण 1, समीकरण 1 से लिख लो समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y को उधर लेके जाओ, क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अभी भी x की वैल्यू नहीं है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, उसका गुणांक है 2, तो उस 2 को उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये बन गया तुम्हारी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे ये मान, हाँ समीकरण 3 से किसका मान, हाँ x का यह मान समीकरण नंबर किसमें 1 से बनाया था हमने, अच्छा समीकरण 1 से बनाया था, समीकरण नंबर 2 में रखना था, समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, ये यहाँ 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्या मैं 2 से इसको काट सकता हूँ, 2 बार काट सकता हूँ ना भाई, ये और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई में कट जाएगा। अब जो ये 2 है, 2 से यहाँ अंदर भी गुणा कर दो, एक बार 13 से कर दो, एक बार माइनस 3y से, तो 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस बाहर क्या है 5y इज इक्वल टू 23। ब्रैकेट लगाने की जरूरत तो नहीं यहाँ पर, नहीं है। अब 26 को लेके जाओ उधर, तो इधर कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, y देखो माइनस का 6y ये है और प्लस का 6y ये है, प्लस माइनस का घट जाएगा, तो घटेगा तो 6 में से घटेगा ना, कितना बचेगा 1, लेकिन माइनस का बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे 3 में, है ना, लिखेंगे बेटा y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कहाँ है ये ऊपर लिखना, समीकरण 3 में रखने पर रखते, तो x इज इक्वल टू
13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 होल अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन में 2 से कटेगा कितना टाइम? 2 टाइम। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आगे? 2, और हमारे पास वाई की वैल्यू पहले से कितनी आ रही? 3। यही हमारे पास हल है। और हाँ, यहाँ से अगर अपना आंसर चेक करना है तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। कैसे? इन्हीं में रखो ना, यहाँ रखने पर 13 बनना चाहिए। एक्स का मान कितना है? 2 है, वाई का मान 3, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 13। सही आंसर। चलो उतार दिया, समझ में आ गया? बोल दे बेटा। √2x प्लस है माइनस प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये जो रैखिक समीकरण योग है बेटा, इनको भी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर भी इन अंडर से नहीं डरना है, वही प्रोसेस जो हम अभी तक करते हैं। बाई एक्स का मान बनाओ और फिर क्या करो, उसको समीकरण नंबर उसमें रखो जो तुमने, जिससे तुमने वो नहीं बनाया। ठीक है, चलो देखो, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट बना दे समीकरण एक, बना लो ना, कुछ कॉमन थोड़ी यार। नीचे वाले में √3x माइनस, यहाँ कुछ कर सकते हैं भाई। यहाँ देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक बार ऐसे लिख दो ना उसको, √8y इक्वल टू 0 भाई, क्योंकि इसमें हम अभी कुछ कर सकते हैं, तो इसको अभी समीकरण नंबर 2 नहीं बनाया। ये तो हो गया √3x। जो √8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ऐसे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? √2, यानी कि √8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कुछ फायदा मिल रहा है? फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है, कॉमन तो फिर भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो रहने दो ना, वैसे क्यों तोड़ना, तो तब रहने दो। जब कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसको रहने दो। हाँ, तो बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्यों करना वैसा? भाई ऐसा करने पर हम ऐसा क्यों कर रहे थे हम, कि ताकि अगर √2 कॉमन आए तब तो ऐसा हो, लेकिन नहीं आ रहा था तो छोड़ो। बताओ कौन से उठाए? पहली वाली उठा लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस √3y। ये इधर जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का √3y अपॉन √2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। कहाँ रखेंगे इसको? समीकरण 2 में देखेंगे। समीकरण 3 से x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 2 है ये, √3 इंटू एक्स की वैल्यू बनाई थी हमने। हाँ, क्या है, माइनस का √3 वाई अपॉन √2, एक्स की जगह रख दिया है, माइनस √8 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ √ का अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8 y इज इक्वल टू 0। हो गया बेटा इतना। अब √8 का फैक्टर काम आ सकता है, अब आ सकता है, अभी तक तो काम ही है, लेकिन अब आ सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, अभी जब करेंगे तभी पता चलेगा। हमारे पास क्या बचा है, -3y अपॉन √2 और माइनस का √8y, ये हमारे पास अभी बचा हुआ है। यहां से √2 को हटाना पड़ेगा बटा से, क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 √2y माइनस क्या हो जाएगा, √2 और √8, यहाँ देखो ये √2 है और गुणा करेंगे √8 को, तो √8 को हम क्या करेंगे, या तो सीधा लिख दो √16 लिख दो, है ना, नहीं सुनो, या तो उसको √16 कर देंगे तो वहां से 4 बन जाएगा, उसका बन जाएगा, कर दो डायरेक्ट ऐसे, क्या दिक्कत है, ऐसा करेंगे 8 × 2, ऐसा √2 वाले का गुणा हो जाता है आपस में, √2 है और √8 है तो सीधा √16 बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक 2 है एक √8 है, इनका गुणा नहीं होता, ये क्या, ये ऐसे ही हो जाते हैं 2 √8, ये ऐसा रह जाता है, लेकिन इनका अंदर गुणा हो जाता है, y इज इक्वल टू 0। ये है -3 √2 y इज इक्वल टू कितना हो जाए, सॉरी, माइनस √16 y इज इक्वल टू 0, -3 √2 y माइनस कितना, √16 की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लो, जब ज्यादा इस पे छोड़ी y ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, -3 √2 -4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू तो 0 आ रही है, वैसे सीधी बात है, तो इतना बड़ा सीधा करना, उठाओ 0 बना दो उसको, क्यों भाई, बन रहा है नहीं बन रहा, y की वैल्यू 0 आ गई भाई, देखो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यों उसमें फंसना है अंदर बाहर, सीधा ले लो y कॉमन। अब लिखेंगे y का यह मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, अनंत को हंसी आ रही, क्या कहाँ से नहीं आया समझ में, नहीं उसको ऐसा नहीं हो सकता, उसको समझ में ना आए, क्या है बेटी समझ नहीं आया, अरे ये देखना, ये y की गुणा में है ना, ये इधर ले ले 0 के बट्टे में आएगा तो 0 नहीं हो गया, समझ में नहीं आया, समझ में तब नहीं आया जब तुम्हें नियम नहीं पता, ये y है और ये गुणा में है ना, तो मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया, 0 के बट्टे में गया वो 0, ठीक है, में रखने पर, चलो रखो y का मान, यहाँ y का यहाँ मान समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 कहाँ है, ये है यहाँ, तो x बराबर, अरे ये भी तो 0 आ रहा है, -√3 इंटू 0 अपॉन √2, तो x का मान भी क्या आ गया भाई 0, y का मान भी आ गया 0, भाई क्या करें, पूरी मेहनत लगाए लेकिन ये 0 0 आ गया,
लेकिन आ तो गया, हमें तो मान चाहिए था। कुछ अलग किया क्या हमने? कुछ नहीं किया अलग, वही काम किया। समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, फिर क्या किया, समीकरण नंबर 1 पकड़ी, क्योंकि हमें थोड़ा वहां से x का मान बनाने में आसानी हो रही थी, तो ये बना दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में जो x का ये मान है, इसको कहाँ रखा, समीकरण नंबर 2 में, ये रखा हुआ है। यहां से क्या किया हमने, बनाने की कोशिश की कि कहीं से वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं आई। दोनों तरफ y y था, y कॉमन ले लिया, और जो कुछ बचा वो अंदर इसके साथ गुणा में रह गया, ले गया उधर, 0 के बट्टे में हो गया 0, y का मान आ गया 0। अब y का ये y बराबर 0 कहाँ रखा, समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ देखो y और इनका गुणा है, y का मान 0 है, तो 0 गुणा कुछ भी 0, सब कुछ स्वाहा हो गया। ठीक है, हो गया अनंत।